हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर कि आखिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की ताकत कैसे है। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चल रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव 2024 हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में वयस्क मताधिकार की प्रणाली लागू है, यानी प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, धन, पैसा या शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है। यानी एक स्वतंत्र इच्छा है ये किसी भी व्यक्ति की, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है और फाइनली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संसद में बैठते हैं, हमारे लिए नीतियां हैं और साथ ही देश की व्यवस्था का संचालन करते हैं जनता की तरफ से। यहां पे हमें जानना यह भी होगा कि आखिर लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यानी एक ऐसा शासन जो जनता द्वारा चुना गया है और ऐसा शासन जो जब सत्ता में आएगा तो वो जनता के लिए ही कल्याण के काम करने के लिए समर्पित होगा। यह है डेमोक्रेसी की अवधारणा और इस डेमोक्रेसी को संरक्षित करने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों जरूरी है, इसका महत्व भी हमें जानना चाहिए। अब इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा यह भी कहती है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति मत देगा तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का धन या फिर हम ये कह सकते हैं बल के माध्यम से उस व्यक्ति के मत को प्रयोग करने की ताकत नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक की स्वविवेक के आधार पे, स्वतंत्र इच्छा के आधार पे वो व्यक्ति अपने प्रतिनिधि का चयन करे, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी है, हाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां पे मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे कहा है कि लोकतंत्र मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और डेमोक्रेसी को यदि सशक्त बनाना है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी यदि संसद किसी कानून के माध्यम से या संविधान संशोधन के माध्यम से डेमोक्रेटिक प्रणाली या स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रणाली को कम करने का प्रयास करती है तो ऐसे में वो प्रयास अवैध माना जाएगा। मूल ढांचे का हिस्सा है ये दोनों प्रणालियां, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के संविधान के संरक्षण के उद्देश्य से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो लोकतंत्र हमारे संविधान की ताकत है, हमारे संविधान का आधार स्तंभ है और ऐसे में यदि लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर ही प्रहार करने का प्रयास किया जाए किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा तो वो नागवार होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डेमोक्रेसी को, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे की संकल्पना में शामिल किया है। ये मूल ढांचे की संकल्पना क्या होती है, इसके ऊपर एक अलग से विस्तृत वीडियो आपको स्टडी IQ-IAS हिंदी के चैनल पे ही मिल जाएगा। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर वर्तमान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या क्या बाधाएं हैं। तो सबसे पहली कोई बाधा यदि है तो पहले के समय में मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले सामने आते थे, लेकिन अब मामलों में परिवर्तन आया है। अब लोगों को रिश्वत, प्रलोभन, पैसे देके उनके मत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि मीडिया के जरिए हेरफेर करना, अनैतिक रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने की तकनीक बन गई है। तो इन तकनीकों के माध्यम से लोगों के वोटों को प्रभावित करने का प्रयास लोकतंत्र का हनन है। यदि हम अगले मुद्दे की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हैं, वो सार्वजनिक संसाधनों का निजी हितों में प्रयोग कर रहे हैं और सार्वजनिक धनों का जो ये दुरुपयोग है ये देश के नैतिक और नैतिक वातावरण को नष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं।
तीसरा मुद्दा है अपराधीकरण। बोहरा कमेटी ने राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा उठाया और यह कहा कि यह राजनीति का अपराधीकरण न केवल संसदीय प्रजातंत्र बल्कि राजनीतिक प्राधिकारियों, सिविल सेवकों और यहां तक कि न्यायपालिका की व्यवस्था और ढांचे को भी नष्ट कर रहा है। यदि हमारे प्रतिनिधि आपराधिक होंगे और यदि हम धन या बल या डर के मत का प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र की अवधारणा साकार नहीं हो पाएगी। तो ये तीसरा बड़ा मुद्दा है डेमोक्रेसी के सामने। यदि हम अगले मुद्दे की बात करें, वो है किसी भी पार्टी को जिताने के लिए, किसी भी पार्टी के फेवर के लिए दल बदल कर लेना, वो भी पैसों के बल पे। आज की डेट में हमें चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, यहां हमें सदस्य एक बिक्री योग्य वस्तु बन गए हैं। बिक्री और खरीद परोक्त का विषय बन गए हैं। जनता एक दल को यदि जिताती है और फिर उसी दल के कुछ लोग पैसे के बल पे या अन्य स्वार्थों के चलते दूसरे दल में शामिल हो जाएं और दूसरे दल की सत्ता बन जाए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा का उल्लंघन है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और इस तरीके के जो खरीद फरोख्त वाले विषय है, ये भ्रष्टाचार और अन्य नैतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अगला मुद्दा है दोस्तों धन की उपलब्धता। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र है लेकिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का अभी अभाव है। ऐसे में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके पास धन हो। यानी चुनाव लड़ने का अधिकार भले ही आदर्श तौर पे सबको है, लेकिन व्यवहार में यह मौका सबको नहीं मिल पाता। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वही व्यक्ति उसी व्यक्ति में चुनाव जीतने की अपार संभावनाएं दिखती हैं जो व्यक्ति ज्यादा धन खर्च कर सकता है। तो ऐसे में काले धन का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, करप्शन का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है चुनावी बॉन्ड का मुद्दा, ध्यान रखिएगा। यानी जो भी राजनीतिक फंडिंग होती है उसमें पारदर्शिता का अभाव अपने आप में लोकतंत्र पे एक प्रकार का धब्बा है। यानी यदि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, निष्पक्ष बनाना है, तो राजनीतिक फंडिंग को बड़े स्तर पे पारदर्शी बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस फंडिंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके। तो ये हैं कुछ चुनौतियां वर्तमान लोकतंत्र के समक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के समक्ष, जो कहीं ना कहीं लोगों के मत को प्रभावित करती हैं अलग अलग तरीकों से। अगला मुद्दा है सुधार के क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो मैं यहां पे बता दूं कि फंडिंग के मामले में कोई भी गंभीर सुधार चुनाव आयोग से ही आना चाहिए। यानी सबसे पहले प्रयास होना चाहिए जो राजनीतिक फंडिंग है उसको पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही हम अगले मुद्दे की बात कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करे। फिर चाहे कोई सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई भी व्यक्ति यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे तो इक्वल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समान प्रावधान होने चाहिए दंड देने के। तो इलेक्शन कमीशन बहुत सशक्त शक्तियां दी गई हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पे एक तरीके से कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही मीडिया की भूमिका, मीडिया को लोगों को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों को कवर करते हुए जो मीडिया की नैतिकता है उसका परिचय देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही पेड न्यूज और प्रचार राजनीति में मीडिया को लिप्त नहीं होना चाहिए। यानी मीडिया सुधारों की भी कहीं ना कहीं जरूरत है यदि डेमोक्रेसी को सशक्त बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और ऐसे में यदि मीडिया पे ये आरोप लगते रहे कि मीडिया पेड न्यूज चलाती है या मीडिया किसी विशिष्ट राजनीतिक दल का प्रचार करती है, तो ऐसे में लोकतंत्र के समक्ष खतरा है। तो लोकतंत्र को सुरक्षित करना है तो मीडिया को भी हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके वास्तविक जो नैतिकता है उसके रास्ते पे मीडिया को चलना होगा। साथ ही चुनाव कानून और प्रावधानों में जो भी कानूनी खामियां हैं उन पे विचार करने की जरूरत है। अपराधीकरण के संदर्भ में जो खामियां हैं उन पे विचार करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है? चुनाव आयोग को बहुत संवैधानिक शक्तियां हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग को निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक उत्सव यानी चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और यदि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे तो ये पूरे के पूरे डेमोक्रेसी के लिए एक सही संकेत नहीं होगा। तो ऐसे में विशिष्ट जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि जो भी कमियां दिख रही हैं चुनाव के संदर्भ में, उन कमियों को सही तरीके से
समाप्त करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जनता का विश्वास लोकतंत्र में रहना जरूरी है लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए। यदि जनता का विश्वास हिला तो वो लोकतंत्र सफल नहीं माना जाएगा। यहां पे जनता के विश्वास के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का जो एक तरीके से मामला है वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था इस मामले को लेके। इस मामले में चुनाव में मतपत्र को गलत तरीके से निरस्त करने और हारे हुए पक्ष के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो अगर डेमोक्रेसी को सशक्त बनाना है तो जो ये प्रोसेस है ये बहुत पारदर्शी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी हम डेमोक्रेसी को कहेंगे कि वास्तव में डेमोक्रेसी सफल है। ध्यान रखिएगा, यदि हम चुनाव में गड़बड़ी की बात करें तो ये कोई नया मसला नहीं है। पहले भी इस तरीके के मसले होते थे, मतदान पेटियां गायब हो जाती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में भी उसके बाद फिर हम ईवीएम ले आए। ईवीएम पे भी निशान विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रहती हैं, तो ऐसे में जरूरत उनके सवालों को टालने की नहीं है। लॉजिक ये कहता है कि यदि किसी विषय पे बड़े स्तर पे आरोप लग रहे हैं तो लॉजिक के साथ उनका खंडन करना जरूरी है, ताकि जनता में यह संदेश जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। मैंने कहा अभी कि जनता के मन मस्तिष्क में यदि यह संदेश जाएगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है या गलत तरीके से प्रक्रिया हो रही है तो डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। इसलिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जो भी संबंधित इकाइयां हैं उनको। ध्यान रखिएगा, तो ये पूरा का पूरा विषय था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 बातें और बता दूं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव के दौरान ही हम निष्पक्षता या स्वतंत्रता बरतेंगे, बल्कि चुनाव से पहले की तैयारियां, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, संशोधन, ये सारी प्रक्रियाएं भी स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही स्वतंत्रता और समानता की बात होनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति किसी के बंधन में बंध के मतदान ना करे, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से मतदान करे। प्रत्येक व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, यानी ये अधिकार है। हमें ये पता होना चाहिए कि भले ही हमारे संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समता का आदर्श था, सामाजिक और आर्थिक समता हमें अभी तक बड़े स्तर पे या हम कहें कि व्यवहारिक तौर पे प्राप्त नहीं हुई है। अभी भी हमें गरीबी, भूखमरी, बड़े स्तर पे असमानता देखने को मिलती है। लेकिन राजनीतिक समानता एक ऐसा विषय था जो हमें स्वतंत्रता के ठीक बाद मिल गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, यानी प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक व्यक्ति के मत की वैल्यू इक्वल है। चाहे अंबानी वोट डाले, चाहे एक रिक्शा वाला वोट डाले, दोनों के मत का वैल्यू इक्वल है। तो ये राजनीतिक समता हमको मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में इस राजनीतिक समता का लाभ तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति मत देगा, निष्पक्षता से मत देगा, स्वतंत्रता से मत देगा। और जो भी आरोप चुनाव के ऊपर लगते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन आरोपों को दूर करने का, निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही करने का काम करेगा। तभी जाके हमारा लोकतंत्र और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत हो पाएगा। हालांकि ये हमारे लिए एक सकारात्मक बात है कि आज आजादी के लगभग 75 सालों के बाद भी हम एक बेहतर लोकतंत्र के तौर पे काम कर रहे हैं। बस समय है, जनता को आवश्यकता है जनता के जागरूक होने की। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की अवधारणा क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है। ठीक है, आशा करती हूं आपको समझ आया होगा। आपके क्या विचार है इस विषय पे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26, 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 28 मई से कक्षा प्रारंभ हो रही है। मात्र 27,999 में एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 28 मई से कक्षा प्रारंभ हो रही हैं तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए, कक्षाएं शुरू कीजिए। साथ ही यदि ऑप्शनल पढ़ना है तो इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, PSIR ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। 15,999 में LD लाइव कोड के साथ आप
कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।